हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने अपने थर्ड यूनिट कंटिन्यू कर रखी है और थर्ड यूनिट में हमने वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो थी वो पढ़ ली थी। ठीक है, सो आज के क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यू करेंगे, जैव विविधता को। और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, ये आप दोनों के लिए ही क्लास है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में पढ़ाइए। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने सबटाइटल्स इंग्लिश में यूज़ करे हैं। ठीक है, समझना तो हिंदी में ही पड़ेगा, तो आप उन सबटाइटल्स को नोट्स पे कॉपी करें, देन उसको समझें और फिर उसको अपने वर्डिंग्स में लिखें, क्योंकि कॉलेज में मेन सबटाइटल्स ही आपको याद करने जाने पड़ेंगे, पूरे बुक आपको याद नहीं होगी। ठीक है जी, सो अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आता है सबसे पहले परिचय। देखो, पूरी पृथ्वी पर ना अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, जैव विविधताएं हैं, जिसके अंदर हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पशु पक्षी जो हैं वो सभी आते हैं। और उन सबको मिलाकर लगभग 70-80 लाख साल से 4-5 करोड़ तक इनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो हर साल लगभग 15 लाख नई प्रजातियों की खोज की जाती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ दुनिया भर में अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी इंसान दुनिया में, मतलब ये एक कुदरती एक तरीके से चीज़ है कि कभी भी सेम टू सेम नहीं पाई गई है। हर तरीके की अलग अलग प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में भी अलग अलग नस्लें हैं, उन नस्लों में अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के अंदर अलग अलग तरीके के लोगों के या फिर जानवरों के नक्शे हैं, उनकी आदतें हैं। अगर दो जानवर एक जैसे लग भी रहे हैं बट वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, जिन पुरानी जो हमारी सभ्यताएं रही हैं, सिविलाइजेशंस, उन्होंने नेचर की इस देन का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जानवरों को पाला जाता था, स्पेशली उसके अंदर गेंडा, ठीक है, और गधा, हॉर्स, और एक दो जानवर और थे जो मेन रहते थे। सुअर भी सबसे ज़्यादा रहता था। ठीक है, तो ये सारे जो है पुराने टाइम से मिलने स्टार्ट हुए, देन आगे बढ़ते बढ़ते इनकी नस्लें भी बढ़ती गई और इनकी प्रजातियां भी बढ़ती गई हैं। ठीक है, साथ साथ में ये है कि और अभी भी इन पर अभी तक रिसर्च को शोध बोलते हैं हिंदी में, तो इन पर अभी भी शोध किए जा रहे हैं, रिसर्च की जा रही है, ताकि इनकी और जो नस्लें हैं जो दुनिया में ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं, वो हम लोगों को पता लग सकें। ठीक है, इन सभी जानकारियों से मानव जाति को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है और इससे वो अपने आसपास के जीवों को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को भी जान सकते हैं और जान पाते हैं। इसके साथ साथ जीवों की आवास की या फिर औषधि उपयोग की या फिर इनके अलावा पृथ्वी के धरातल का सौंदर्य बढ़ाने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है जी, ये फ़ोटो जो है आपको बहुत कुछ बयां कर रही है कि इसमें हर तरीके का जानवर है, नीचे इंसान भी है, ये पशु पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, और सभी चीज़ें, ये बायोडाइवर्सिटी मतलब दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचर ने बनाई हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर रखते हैं और उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, वो पता ही नहीं लग पाया अभी तक। खैर, तो उसके अलावा ये माना जाता है कि 1980 में E.A. नॉर्ड्स और I.A. मैकमैन्स ने इस वर्ड की खोज की थी और 1986 में अमेरिकन एंटोमोलॉजी E.O. विल्सन, एंटोमोलॉजी को हिंदी में कीट वैज्ञानिक बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने अमेरिकन फोरम ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक रिपोर्ट को सामने रखा था और उसके अंदर सबसे पहले ये जो अमेरिकी विद्वान थे, इन्होंने ही बायोडाइवर्सिटी के वर्ड को यूज़ किया था। 1990 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जो हमारा वो हुआ था सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी की मानक परिभाषा बनाई गई थी और उस परिभाषा के अंदर बोला गया कि जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा स्थलीय
स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूहों जिनके ये भाग हैं में पाए जाने वाली विविधताएं हैं। दूसरे में प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली विविधताएं विभिन्न जातियों के मध्य विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता सम्मिलित है। बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन है, इंग्लिश में मैंने लिख दी है ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो आप इनको अपनी नोट्स में कॉपी कर सकते हैं और इस डेफिनेशन को लिख के भी आ सकते हैं। बाकी आगे जो मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ उन डेफिनेशंस को भी आप लिखेंगे और उनको ही अच्छा होगा कि बुक अपने पेपर में लिख कर आओ। अदरवाइज़ आपकी बुक में या फिर आपको कहीं और से नोट्स वगैरह में मिली है डेफिनेशंस, तो आप बेशक उनको कॉपी कीजिए एंड उनको याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस हैं, नेम्स हैं, डेट्स हैं, ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बिहाफ पर ही अपना आंसर आप लिख पाओगे। बाकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं जो आपका चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म होने के बाद बता दूँगी। आगे आती है हमारी परिभाषा। सबसे पहले इल्टिस बोलते हैं कि जैव विविधता एक वृत्त समूह है जिसमें जंगली एवं विकसित प्रजातियां सम्मिलित हैं जो अपने स्वरूप एवं कार्यों में सुंदरता एवं उपयोगिता में कल्पना से परे हैं। मैंने काफ़ी इजी डेफिनेशंस आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, जैव विविधता को इल्टिस बोलते हैं कि इसके अंदर जंगली और नॉर्मली सभी चीज़ें पाई जाती हैं और ये अपने रूप से, अपने स्वरूप से अपने काम में बहुत ज़्यादा सुंदरता और बहुत सारी मेंटालिटी का या फिर एक तरीके से अट्रैक्शन का यूज़ करती हैं कि कोई भी जानवर हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, हमें अट्रैक्ट करता है, कोई भी इंसान हो हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो वो ये वाली चीज़ इटलिस ने बोली है। नेक्स्ट फिलोसफर हमारे बोलते हैं हैगेट बोलते हैं कि जैव विविधता जीन्स, जातियों, जाति समूह एवं पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन है जो बायोम का निर्माण करती है। और लास्ट फिलोसफर है हमारे रिचर्ड एवं टिराइट। ठीक है, इन्होंने बोला कि इसका साधारण अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। ठीक है, अब इन दोनों ने इस चीज़ को जीवन की विविधता कहकर ख़त्म करा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इंसान सभी जीवित हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, फ्लावर्स भी सांस लेते हैं। ठीक है, सभी जानवर सांस लेते हैं, इंसान सांस लेते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता ही जैव विविधता मानी जाती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हॉटस्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी। ये क्या बोलते हैं कि विश्व के कुछ एरिया में प्रजातियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होती है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ पर मतलब एक नॉर्मली आपको अमेज़न का अगर मैं जंगल बताऊँ तो वहाँ वो जंगल बहुत 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 बड़ा है, लेकिन उन सभी जंगलों में कुछ पर्टिकुलर हिस्सों में ना जानवर बटे हुए हैं। जैसे एक एरिया में आपको सांप ही सांप मिलेंगे, उसके अंदर जंगली सांप, नॉर्मल सांप, अच्छे सांप, बुरे सांप सब मिलेंगे। दूसरी साइड पर आपको मगरमच्छ ही मगरमच्छ मिलेंगे। तो वो वाली चीज़ की कुल पूरे विश्व में कुछ क्षेत्रों में मतलब बहुत जगहों पे, कुछ जगहों पे प्रजातियों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पाई जाती है और उन्हीं को हम मेगा डाइवर्सिटी या फिर हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में लगभग 60% पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 60% हिस्सा हमारा इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। अभी तक इंसानों का मेंशन मैंने नहीं करा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में इन्हीं भागों में जैव विविधता पाई जाती है। ये जो है हॉटस्पॉट, मतलब ये जो मैंने आपको बताए हैं पूरे मेगा डाइवर्सिटी या फिर हॉटस्पॉट, पृथ्वी के अलग अलग समुदायों की प्रजाति की विविधता और जीवन की जो हमारे चेंजेस होते रहते हैं उसको दर्शाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जगह कि भाई वहाँ पर अमेज़न के जंगल के उस हिस्से में सांप ही सांप पाए जाते हैं, या फिर उधर के जंगल में ये पाया जाता है, उधर के जंगल में वो पाया जाता है नॉल। तो वो वाली चीज़ों को यहाँ पे कि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही अमेज़न के अगर वहाँ के जंगलों में वो सांप पाए जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ जंगलों में वो वाले भयानक सांपों की प्रजाति मिलती हो। और ऐसा है भी, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ जो चीज़ है कि भाई वहीं पर ही अटकी रह गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रजाति की एक नस्ल और उसकी भी अलग अलग नस्लें आपको हर जगह मिलेंगी, जिनको हम मेगा डाइवर्सिटी या फिर हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता के 3 स्तर आ गए हैं। जैव विविधता का सीधा संबंध जो है हमारे जैव मंडल के नेचर की मात्रा से देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने
इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला आता है आनुवांशिक विविधता, जो एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग मतलब अंतर पाए जाते हैं जेनेटिक के बिहाफ पर। ठीक है। दूसरे हैं हमारे स्पेशीज डाइवर्सिटी, ये एक समुदाय के अंदर प्रजातियों की अलग अलग तरीके से वो होती हैं डाइवर्सिटीज़। ठीक है। एंड परितंत्रीय विविधता, इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है ये पेड़ पौधों या फिर प्राणियों के आपस में मतलब सुस्पष्ट समुदायों में किसी क्षेत्र की प्रजाति के समुदाय को बोला जाता है। अब इनको हम एक बार डीपली समझते हैं। सबसे पहले हमारी आती है जनिक या फिर आनुवांशिक विविधता। देखो भाई, ये जैविक विविधता का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत माना जाता है और जीवों में पाए जाने वाली जीन अलग अलग प्रकार से मिलकर जीवों में विविधता लाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विभिन्न लक्षणों को ले जाने वाली एक मूल इकाई है। जब एक ही प्रजाति के जीन विभिन्न प्रकारों से मिलकर जीवों के अंदर पैदा हो जाते हैं तो उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी आनुवांशिक विविधता कहते हैं। ठीक है। कि इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कि हमारे इनको मतलब सेपियंस भी बोला जाता है, होमो सेपियंस भी बोला जाता है। कि मतलब देखो, सबसे पहले ये यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और ये यहाँ पर आ गया। ये क्या, ये आपको प्योर बिल्कुल एक इंसान दिख रहा है, बना हुआ अच्छा खासा इंसान दिख रहा है। ठीक है। तो ये मतलब जो कहते हैं ना कि बंदरों से हमारी ज़िंदगी चली, करते करते इंसान बन गए, तो ये वो वाली चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यही बताया है। लेकिन जो जेनेटिक हमारी डाइवर्सिटी है ना, इसके कारण इसका रंग है, आकार है, खुशबू है, पोषक तत्व हैं, अलग अलग टाइप से देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इस टाइप के जो थे वो पेड़ पौधों पे से फल वल तोड़ के खाते थे। फिर थोड़े इस टाइप के जब आए तो भैया उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करा और मांस मछली शुरू करी। इन्होंने अपने औजारों का निर्माण कर लिया था कि भाई किस तरीके से आग जलानी, क्या करना है। इनके आते आते तक जो है हमारी थोड़ी बहुत दुनिया मतलब सिविलाइजेशंस बननी शुरू हुई। देन ये है हमारा मेन इंसान जिससे अब की दुनिया चलती है। ठीक है। ये भाई साहब ऑफिस जा रहे हैं, खैर जाओ जल्दी जाओ। तो इसी तरीके से मटर के सभी किस्में पाइन स्वीटम से तैयार होती हैं। एक जाति या इसकी एक समशिष्ट में कुल जेनेटिक्स जो हमारी डाइवर्सिटी है वो जीन कोश कहलाती है। आनुवांशिक विविधता बढ़े इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रजनन करने वालों की संख्या भी अच्छी हो, क्योंकि अगर प्रजनन करने वालों की संख्या कम होगी तो इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जाएगी और प्रजातियाँ पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं कर पाएंगी। ठीक है जी। आई होप आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी अच्छे से क्लियर हो गया हूँ। मैं इसको साफ कर दूँ, बहुत बेकार लग रहा है। ठीक है। सो अब आता है हमारा प्रजातीय विविधता। देखो भाई, प्रजातीय विविधता से मतलब ये आ जाता है किसी भी इकोसिस्टम जस्ट लाइक पशु पक्षी वृक्ष जीव जंतु इन सभी के समुदायों के प्रजातियों में एक अंतर से पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी है ये नेचुरली और एक तरीके से खेतीहर वाले तरीके से दोनों ही तरह से जो हमारे पारितंत्र है उसमें दिखाई देती है। ठीक है। अब आगे बढ़ें तो प्रजातियां अलग अलग नज़रिए से कुछ दूसरे क्षेत्रों में और कुछ क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की भी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए औद्योगिक निजी उपयोग के लिए लगाए गए आम के बागानों की अलग प्रकृति और अप्रभावित उष्णकटिबंधीय वनों में प्रजातियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। तो प्रजातियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी जो विविधताएं होती हैं, डाइवर्सिटीज़ होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इन्वायरमेंट में चेंजेस होने से ना प्रजातियों में भी चेंजेस होने लगते हैं जिससे हमारी डाइवर्सिटी बढ़ने लगती है। तो अभी तक ये अनुमान लगाया गया है कि 1.8 मिलियन प्रजातियां ही वैज्ञानिकों ने खोजी हैं और साथ ही उनको एनालाइज भी किया है और इसके अलावा वो अभी नई नई प्रजातियां खोज रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ तो आपको खैर पता ही है कि सभी चीज़ों पर जो रिसर्च वगैरह है वो तो चलती ही रहती है। अब आती है हमारी पारितंत्र विविधता। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें क्या बताती है? कहती है कि पृथ्वी पर पारितंत्रीय विविधताएं बहुत ही ज़्यादा हैं और इसी में जीव समुदाय विभिन्न प्रकार के आवासों के साथ रहते हैं और साथ ही एक दूसरे को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हर जो है हमारा पारितंत्र उसमें अलग अलग तरीके के आधार पर
पूरे तरीके से, एक स्पष्ट तरीके से और एक बिल्कुल प्योरली देखा जाए तो प्रजातियों का एक अपना संसार है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के आवास स्थल पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान, पर्वतीय आवास क्षेत्र, झील मरुस्थल है, मतलब जैसे वो मरुस्थल होते हैं डेजर्ट्स। ठीक है, और साथ में घास के मैदान हैं और हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं, ये सभी। तो हर आवास की पर्यावरण दशाओं में अंतर होने के साथ साथ जो हमारे जीव जंतु हैं उनके समुदायों और उनकी प्रजातियों में भी अंतर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों जो है हमारे उष्णकटिबंधीय वनों, पतझड़ वनों और शीतोष्ण जो वन आते हैं वो, उनमें इन्हीं भौतिक घटकों की डाइवर्सिटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है और एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के बीच में पाए जाने वाली विविधता को एक सामुदायिक विविधता या फिर पारितंत्र विविधता, इकोलॉजिकल विविधता, वो डाइवर्सिटी भी कहलाती है। ठीक है, ये आई होप आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। नहीं भी क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल तो और कमेंट्स तो आपके लिए ही हैं, पूछ लेना मुझसे जो दिल करे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विराट विविधता वाले राष्ट्र के रूप में भारत। देखो भाई, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी। इट has all people of different culture, religion, family background, etc. Yet all live together in harmony. India, like other country, did not used to be diverse. ठीक है भाई, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपको पता है। इंडिया के अंदर हर तरीके के धर्म को माना जाता है, हर तरीके की संस्कृति को माना जाता है, हर तरीके की फैमिली है, कंजर्वेटिव भी है, मॉडर्न भी है, लिबरल भी है और हमारी फैमिलीज भी है और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड भी है, अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो उन सभी के बिहाफ पर देखा जाए तो भारत एक बहुत वास्ट डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। भारत और मतलब इसके अंदर लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले प्राकृतिक घटनाओं के रिजल्ट पर भारत को वैश्विक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्यावरणीय और इकोलॉजिकल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई थी और भारत की व्यापक जैव विविधता के लिए करोड़ों वर्ष पहले महाद्वीपों के विघटन और निर्माण की प्रक्रिया भी इसका एक रिस्पॉन्सिबल जो कारण है वो मानी जाती है। इसी वजह से भारत जो है हमारा एक प्रजातीय रूप से अधिकाधिक संपन्न हो सका। ठीक है भाई, जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस चलती आ रही हैं, सब कुछ है, उनके यहाँ पर अलग अलग जानवर मिले, अलग अलग तरीके के लोग मिले, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, लोग अलग अलग तरीके की मूर्तियों को पूजते थे, पेड़ पौधों को पूजते थे। तो उन सभी के बिहाफ पर हमें इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें मिली हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी। ठीक है जी, भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, ये सभी जो है दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं। विश्व के विविधता बाहुल्य देशों की श्रेणी में भारत को रखा जाता है और अलग अलग डाइवर्सिटी में अलग अलग नज़रिए से पूरे भारत को पूरे विश्व में 10वें देशों को में और एशिया के 4 देशों में गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पशुओं और पौधों की अलग अलग टाइप की प्रजातियाँ हैं, लोगों की भी अलग अलग टाइप की नस्लें हैं। ठीक है, कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही हैं चीज़ें सारी वो, और पारितंत्र और सलाकृतियों में व्यापक विभिन्नता भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय गुण माना जाता है। इन्वायरमेंटल जो एक हेल्प मानी गई है कि अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम को, विश्व के भौगोलिक क्षेत्र को लगभग 2.5% और 1.8% वन क्षेत्र के साथ देश की दुनिया जनसंख्या का टोटल 16% और घरेलू मवेशियों की आबादी का टोटल 18% हिस्सा भारत में है और भारत के 62% उभयचर प्राणी, 18% पेड़ पौधे और विश्व के अलग अलग देश में नहीं पाए जाते हैं। जो चीज़ भारत में पाई जाती है वो बहुत ताज्जुब की बात है, ताज्जुब इन द सेंस कोइंसिडेंस की बात है कि वो अलग अलग जगहों पे नहीं पाई जाती हैं, बाकी देशों में नहीं पाई जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। इस टाइम पे IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के आंकड़ों से ये पता लगता है कि 91 करोड़ से भी ज़्यादा प्रजातियां भारत के अंदर मौजूद हैं। छोटे छोटे कीड़े, बहुत बारीक से बारीक कीड़ा, बहुत बड़े से बड़ा
जानवर, बड़े से बड़ा कीड़ा, हर तरीके की चीज़ें भाई यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, पूरे विश्व को मिलाकर 6% या 7% प्रजातियाँ भारत के अंदर हैं, और जंगली पादपों को भी मिलाया जाए तो यहाँ पर भी जंगली चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। IUCN का जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ जिक्र किया है उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र आ गए हैं। ऐसे क्षेत्र जो पादप या पशुओं को प्रजातियों के नज़रिए से पूरे वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं या होते हैं, उन्हें जैव भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, बायोग्राफिक रीजन जो है यहाँ पर ये मैंने लगाए हैं, आप चाहो तो इनको अपनी नोट्स में मेंशन कर सकते हो, नहीं याद कर सकते या नहीं मेंशन कर रहे तो डोंट वरी, स्किप कर दो। ठीक है, पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंदर अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं, उसके अंदर अलग अलग तरीके की इकोसिस्टम उन्हीं की वजह से पाए जाते हैं। भारत के हर एरिया में अलग अलग जलवायु है, डेजर्ट्स हैं, वनस्पति है, जंतु हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, जैव भौगोलिकताओं ने भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर बांट दिया। सबसे पहला है हमारा ट्रांस हिमालय का ये क्षेत्र लद्दाख से हिमालय के लाहौल स्फीति में स्थित है और भारत का 5.7% भूभाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्तर पश्चिमी में कश्मीर से उत्तर पूर्व में उपसम तक का भाग जो भारत के भूभाग का 7.2% हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थल भारत का लगभग 6.9% एरिया जो है रेगिस्तान है हमारा भारत के अंदर। इसमें पश्चिमी राजस्थान और गुजरात और जो भारत का ठंडा रेगिस्तान है वो शामिल है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की मदद से बनाए गए हैं और सुंदरवन के जंगल भी इस क्षेत्र के अंदर आते हैं और भारत का 11% काली व लाल मृदा भारत के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार ये नर्मदा नदी घाटी के दक्षिण में एक बहुत बड़ा पठार है। इसमें देश का 15.6% भाग शामिल है और यहाँ काली और लाल मृदा भी यहाँ पर भी पाई जाती है। पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाया जाता है और जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी इसको जाना जाता है। फ्लाइंग जो स्क्वेरल हैं या फिर लॉयन टेल्ड मैक्यू मकाक हैं वो यहीं पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लाइंग स्क्वेरल कभी आपने देखी हो तो देखना, वो बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत खूबसूरत सी लगती हैं। हाँ, जब वो उड़ती हैं तो थोड़ा डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तटीय क्षेत्र भारत के इस पूरे क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति और जंतुओं में घड़ियाल, डॉल्फिन और साथ में बंगाल की खाड़ी के निकट सुंदरवन के शेर, बंगाल टाइगर भी यहाँ पर पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 300 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं और यहाँ भारत के भूभागीय तापमान का 0.03% हिस्सा है। ठीक है, ये बात याद रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने में छोटू सा प्यारू सा लगता है, लेकिन उसके यहाँ पर 300 से ज़्यादा द्वीप पाए गए हैं। ठीक है, अभी तक रिसर्च और चल रही है, हो सकता है इसके अलावा भी मिल जाए। उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भारत के इस लगभग 5.2% भूमि गैर हिमालय पर्वतमाला है जहां विविध प्रकार की वनस्पति और पशु भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्धशुष्क क्षेत्र, गिर क्षेत्र के शेर यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। ये क्षेत्र घास व यूफोर्बिया झाड़ी से घिरे हुए हैं और यहाँ कई तरीके की वनस्पति और स्थानिक रूप से भी पाई जाती हैं। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, हो सकता है कि आप लोगों को पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही हो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो बच्चा शैतान होता है, शैतान का नाना होता है। ठीक है, तो बच्चों को ना एक तरीके से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों की खेलने की भी उम्र है, क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ने की उम्र है, पढ़ो, ध्यान से दो। ठीक है, इस टॉपिक पे ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत में स्थानिक व लुप्तप्राय प्रजातियां। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर जो गायब हो चुके हैं या गायब हो रहे हैं। ठीक है, इनके लिए IUCN जो मैंने आपको ये बताया था कि मैं आगे बताऊंगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, की पुस्तक
रेड डाटा पुस्तक के अनुसार भारत में पौधे और पशुओं की 132 प्रजातियां जो है वो तो गायब हो चुकी हैं। मतलब इतना वास्ट तरीका, मतलब डाइवर्सिटी के रूप में इंडिया को देखा जाता है, उसमें भी 132 पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वो गायब हो चुकी हैं। भारत और पाक के जो निकट के क्षेत्र हैं उसमें पाए जाने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पूरे विश्व में नया पक्षियों में से कुछ हैं। मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी, वो बहुत बहुत खूबसूरत मुझे लगे, इसलिए मैं आपको उनकी पिक्चर्स भी शो करना पसंद करूँगी। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जैडोन कर्सर जो है हमारी सबसे नायाब होता है, बहुत खूबसूरत और बहुत अलग, बहुत यूनिक, ठीक है, उन पक्षियों में से पाई जाती है। हिमालय मोनर तीतर, गैर प्रवासी सासर क्रेन, ठीक है, सासर क्रेन को सैरस क्रेन बोला जाता है इंग्लिश में। एशियाटिक लॉयन, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कभी पास जाए तो बेहोश हो जाएंगे। और आगे है आपका कृष्ण मृग, भारत उपमहाद्वीप के जगह पर ये पाया जाता है कृष्ण मृग। ये भी बहुत खूबसूरत है। कि मतलब मैंने आपको बताया ना अभी कि अगर एक जानवर अगर दूसरे जानवर से मिल भी रहा है तो उसकी कोई ना कोई खूबी ऐसी होगी जो उसको उससे अलग कर रही होगी। ठीक है, ये हिरण में बहुत मिलता है लेकिन उसको अलग करती है इसके कलर की वजह से, इसके सिंग की वजह से, एंड ऑल थिंग। ठीक है, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, जो गंगा नदी डॉल्फिन है, ये गंगा नदी डॉल्फिन ही है। कभी आप बोलो कि मैम अपने पास से लिख दिया आपने। और डॉल्फिन्स का नेचर तो सभी जानते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, और मतलब एक तरीके से बहुत फ्रैंक भी होती हैं। कोई इनको प्यार करे तो बदले में ये भी उसको प्यार करती हैं, बिल्कुल इंसानों जैसा नेचर इनका होता है। लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि एक डॉल्फिन ऐसी है जो बहुत ख़तरनाक डॉल्फिन मानी जाती है, और वो है हमारी पिंक डॉल्फिन, और वो अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है और बहुत जगह पर भी रेयरली देखा गया है कि वो पाई गई है। पिंक डॉल्फिन जो है एक तरीके से उसकी तुलना शार्क के साथ कर सकते हैं कि वो इंसानों से लगाव कम और दुश्मनी ज़्यादा रखती है। कि मतलब इन डॉल्फिन्स का जो अपोजिट रूप है वो हमारी पिंक डॉल्फिन ही है। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंडली नहीं है, वो भी काफ़ी फ्रेंडली होती हैं, लेकिन कि वो उनको एक तरीके से इस टाइप के डॉल्फिन नहीं बनाया जा सकता कि जैसे शो के बिहाफ पर या इंसान नॉर्मली भी इनको प्यार करें तो ये कुछ नहीं कहती हैं, वो इस टाइप की डॉल्फिन नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बंदर हुलॉक गिबन। ये दोनों जो हैं भाई बंद, हो भी सकता है हस्बैंड वाइफ हो, बहन भाई हो, भाई बंद बोल दिया मैंने, छोड़ो। तो ये दोनों भी हैं जो बहुत ज़्यादा गायब हो चुके हैं, मतलब बहुत रेयरली इनमें से कोई एक दिखा गया है, और वो भी बहुत कम तौर पे कि इनकी प्रजातियां अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी, ये मेन मैंने यहाँ पर रख दिया है इसको। तो भाई ये जो है हमारी मेन ये बताते हैं कि क्या भारत के अंदर से ये प्रजातियाँ लुप्त हो गई हैं, और इनमें से बहुत सारी जो हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि आप लोग अपनी नॉलेज के अंदर इनके नेम रखो, क्योंकि आगे आपके कम्पिटिटिव लेवल में भी जनरल नॉलेज में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, और अभी भी आंसर में आपको मेंशन करना ही करना है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अपनी बायोडाइवर्सिटी को फिनिश कर लेंगे। सो आई होप आज की क्लास के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।